हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल भी कंप्लीट कर लिया था और सेल्स और बैटरीज डिस्कस किया था जो कि हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। आज की क्लास में हम मेनली डिस्कशन करेंगे। शीट में आपको काफ़ी सारा होमवर्क मिला इतने दिनों में और वो आप सॉल्व भी कर रहे हो, उसके सॉल्यूशंस भी आप लोगों के पास, बट इसमें फिर भी कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके सॉल्यूशंस आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, S1 में से भी, S2 में से भी और O1 में से भी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन S1 में से। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही बेसिक सा है, जनरल इंफॉर्मेशन है। इसमें सॉल्ट ब्रिज का भी पार्ट है जो कि मैं आपको बता चुका हूं। सॉल्ट ब्रिज देखिए बेसिकली पर्पस अब क्लियर है, दोनों सॉल्यूशन की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। ठीक है ना, ये सॉल्ट ब्रिज का पर्पस है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में सेल रिएक्शंस लिखनी है। सेल रिएक्शंस लिखने के लिए सबसे पहले आपको सेल को समझना होगा कौन कौन से टाइप के सेल है। जैसे ए ऑप्शन में दोनों सेल किस टाइप के हैं, मेटल मेटल आयन हाफ सेल, एक जगह ऑक्सीडेशन हो रहा है सिल्वर का, दूसरी जगह कॉपर का रिडक्शन हो रहा है। सेकंड पर आते हैं, सेकंड बी पार्ट, दोनों तरफ यहां पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन इलेक्ट्रोड है जिसे हम रिडॉक्स इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं। यहाँ पर इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज हो रहे हैं दोनों तरफ प्लेटिनम के, यानी जो इलेक्ट्रोड्स हैं उनके मटेरियल का ना तो रिडक्शन हो रहा है ना ऑक्सीडेशन हो रहा है। एनोड पर आयरन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, लिख देता हूं। कैथोड पर MnO4 माइनस का, सॉरी राइट, MnO4 माइनस का रिडक्शन हो रहा है। बैलेंसिंग करनी होगी आपको, 4H2O 8H प्लस प्लस 5। सेल रिएक्शन लिखनी है तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए। थर्ड सी पार्ट, Cl2Cl माइनस, ये गैसेस इलेक्ट्रोड हुआ, थर्ड गैसेस इलेक्ट्रोड। बट याद रखना एनोड पर रिएक्शन क्या होगी, सी पार्ट में ऑक्सीडेशन होना चाहिए, यानी Cl आयन कन्वर्टिंग इनटू Cl2, और लास्ट भी कर ही सकते हो। ठीक है, इसी का चलिए क्वेश्चन नंबर 3 भी ले लेता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 3 में अगर आपको सेल को रिप्रेजेंट करना है, जैसे सी ऑप्शन की मैं बात करता हूं, बहुत बार सी ऑप्शन में कंफ्यूजन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, अब ये कौन से हाफ सेल है पहले ये सोचना होगा आपको। क्या यहाँ पर किसी मेटल का ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है, नहीं हो रहा है, यानी ये मेटल मेटल आयन हाफ सेल नहीं है। एक आयन दूसरा आयन में कन्वर्ट हो रहा है जैसा कि किसमें होता है, रेडॉक्स हाफ सेल में। तो यहाँ पर हमें लेफ्ट हैंड साइड में देखना होगा आयरन है तो Fe +2 +3, क्योंकि आयरन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, और इधर कॉपर का रिडक्शन हो रहा है। सीक्वेंस मैटर नहीं करती, बट हाँ राइट हैंड साइड में क्रोमेट K2Cr2O7 2 माइनस, क्रोमियम +3 और प्लेटिनम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, एक तो ई नॉट निकालना है आपको इस रिएक्शन का, वो तो खैर आप निकाल ही सकते हो, कॉपर प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन कन्वर्टिंग इनटू कॉपर, या तो डेल्टा जी से करो या फिर N1 E1 प्लस N2 E2 इक्वल्स टू N फाइनल E फाइनल, क्योंकि ये जो फाइनल रिएक्शन है वो सेल रिएक्शन नहीं है। इसी में एक क्वेश्चन और है कि प्रेडिक्ट वेदर कॉपर +2 अंडरगोज डिस्प्रोपोर्शनेशन और नॉट। अब कॉपर +2 का डिस्प्रोपोर्शनेशन हो रहा है तो रिएक्शन क्या हो रही हुई, एक कॉपर का रिडक्शन और दूसरे कॉपर का ऑक्सीडेशन। आपको इस रिएक्शन का ई नॉट निकालना होगा। अगर ये ई नॉट पॉजिटिव है यानी डेल्टा जी नॉट नेगेटिव होगा, यानी वो रिएक्शन स्टैंडर्ड कंडीशन पर स्पॉन्टेनियस होगी, स्टैंडर्ड कंडीशन पर वो स्पॉन्टेनियस होगी। अब आपको इस रिएक्शन का ई नॉट निकालना है, वो आपको देखना होगा कैसे आप निकाल सकते हो। कॉपर, ये रिएक्शन फाइनली आ जानी चाहिए, राइट। उसके लिए आपके पास डेटा है, मेरे हिसाब से आप डेटा निकाल चुके हैं, कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इनफैक्ट कह सकते हो फर्स्ट रिएक्शन को 2 कन्वर्टिंग इनटू Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फर्स्ट रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्टिंग इनटू Cu, ऐड कर।
इससे नहीं आएगी, इससे तो पहले आपका ये आ जाएगा कॉपर +1, अब ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 2 कॉपर +1, एक कॉपर +2 और एक कॉपर। ठीक है, निकाल लीजिए। इसका ई नॉट पॉजिटिव वाला आना चाहिए, ई नॉट पॉजिटिव है तो रिएक्शन हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर, इसी तरह के क्वेश्चन से सारे 8th 9th 10th में भी आपको ये करना है। रिएक्शंस का ई नोट दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में हमें इनके रिडक्शन पोटेंशियल्स दे रखे हैं। अच्छा, कभी कभी बाय द वे कहीं ऐसा नहीं लिखा हो कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है या रिडक्शन पोटेंशियल है, नहीं दे रखा हो सपोज, तो हम उसे रिडक्शन मानते हैं, क्योंकि ज्यादा जनरली डेटा रिडक्शन के होते हैं। इसलिए कि यहाँ पर लिखा हुआ रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है और हमें बताना है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर। देखिए, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो खुद रिड्यूस जल्दी होगा, मतलब उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होगी, ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होगी। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होगी। ठीक है, अब आपको यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल का डेटा दे रखा है। किसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है? एक्स का सबसे ज्यादा है, फिर जेड का, एक्स का, फिर जेड का और फिर वाई का। ऑक्सी, ये रिडक्शन पोटेंशियल, इसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा, यानी इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज्यादा। लेकिन ऑर्डर किसका पूछा है? रिड्यूसिंग पावर का, तो इसकी रिड्यूसिंग पावर सबसे कम होगी, इसकी रिड्यूसिंग पावर सबसे कम। सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग पावर किसकी होगी? वाई। चेक कर लेता हूं आंसर भी। 30 सबसे ज्यादा वाई, जेड और एक्स। ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर, सॉरी मैंने सही बोला, हाँ। इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा तो इसकी ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा, तो इसकी रिड्यूस करने की टेंडेंसी जो है वो सबसे कम होगी। रिड्यूस करने की टेंडेंसी सबसे कम होगी। जस्ट अ मिनट, आंसर को मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। आंसर कुछ ऐसे दे रखा है। रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा, ऑक्सीडाइजिंग नेचर ज्यादा, ऑक्सीडाइजिंग नेचर ज्यादा तो रिड्यूसिंग नेचर कम। एक्स की रिड्यूसिंग नेचर सबसे कम। ठीक, देन आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, इसके अंदर हमें डेल्टा जी फॉर्मेशन फाइंड आउट करना है प्रोडक्ट का। ई नॉट सेल दे रखा है हमें,
ई नॉट सेल से हम इस रिएक्शन का डेल्टा जी नॉट निकाल सकते हैं, माइनस एन एफ ई नॉट सेल। ई नॉट सेल दे रखा, उससे इस रिएक्शन का डेल्टा जी नॉट आ जाएगा, और रिएक्शन के डेल्टा जी नॉट से हम डेल्टा जी फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। ये फॉर्मूला लगा के हम प्रोडक्ट का डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, बिकॉज हमें रिएक्टेंट का डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन का डेटा पता है सारे। रिएक्टेंट में डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन की बात करें तो एल्यूमिनियम का 0 होता है, ऑक्सीजन का 0 होता है, H2O और OH आयन का डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन दे रखा है। तो आपको रिएक्टेंट्स में सभी का डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन पता है, प्रोडक्ट का निकालना है, उसके लिए ये डेल्टा जी नॉट निकालना होगा। इस डेल्टा जी नॉट के लिए हमें ये ई नॉट तो दे रखा है, बस एक ही प्रॉब्लम आती है यहाँ पर एन। एन क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं वो कैसे निकालेंगे, तो चेक करिए, किसी एक एलिमेंट से देख लीजिए। एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, एल्यूमिनियम प्लस या एल्यूमिनियम 0 से +3 में जा रहा है, तो एक एल्यूमिनियम के लिए कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे, 3। लेकिन यहाँ पर 4Al लिखा हुआ है, तो 4 एल्यूमिनियम के साथ 3 × 4 12 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होंगे। तो n की वैल्यू यहाँ पर 12 आ जाएगी राइट नाउ इस क्वेश्चन में, n = 12। ठीक है, देन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, अगेन सिंपल सा क्वेश्चन। सॉल्ट जो है, सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन दे रखी 0.1, लेकिन साथ में ये भी कहा जा रहा है कि सॉल्ट जो है वो 100% आयनाइज नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर Zn+2 की जो कॉन्सेंट्रेशन होगी, अगर 100% आयनाइज होता तो 0.1, लेकिन आयनाइज कितना हो रहा है 20%, तो ये Zn+2 की कॉन्सेंट्रेशन होगी। नेक्स्ट इक्वेशन लगाइए, हो जाएगा। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 27, ई नॉट का डेटा गिवन है। ई नॉट सेल इक्वल्स टू ई नॉट ऑक्सीडेशन प्लस ई नॉट रिडक्शन, इससे ई नॉट सेल आ गया, और ई नॉट सेल से हम इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी निकाल सकते हैं, 0.06/n log K। फॉर्मूला डिराइव कर चुके हैं ये हम, तो इससे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ जाएगा। और एक और डेटा पूछा है, फाइंड द मैक्सिमम वर्क पर मोल ऑफ मैग्नीशियम दैट कैन बी ऑब्टेन। वर्क यानी नॉन पी वर्क, और नॉन पी वर्क किसके बराबर होता है, डेल्टा जी। तो डेल्टा जी निकालना, -NFE नॉट। ई नॉट यहां से निकाल चुके हैं, n और चाहिए, तो n यहां पर अब वेरी कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन कितने मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं। तो यहां पर कहा जा रहा है 1 मोल मैग्नीशियम अगर रिएक्ट करेगा तो बताना नॉन पी वर्क कितना आएगा। तो 1 मोल मैग्नीशियम के साथ कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे, 2 मोल। तो यहां पर इस n की वैल्यू 2 आ जाएगी। अगर यही पर मोल ऑफ सिल्वर पूछा जाता तो n की वैल्यू 1 आती, पर मोल ऑफ मैग्नीशियम पूछा जा रहा है इसलिए n की वैल्यू 2 आती। ठीक है, ऐसा जेई में भी एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, 1 या 2 बार, बट एक बार जब जेई में क्वेश्चन आया तो वहां लिखा हुआ ही नहीं था कि पर मोल ऑफ व्हाट, पर मोल ऑफ सिल्वर हमें नॉन प्योर निकालना है या पर मोल ऑफ मैग्नीशियम। अगर नहीं गिवन है तो फिर आंसर एक से ज्यादा सही हो सकते हैं, क्योंकि अमाउंट जितनी ज्यादा अमाउंट रिएक्ट करेगी नॉन प्योर उतना ही ज्यादा होगा। क्वेश्चन नंबर 29, कॉन्सेंट्रेशन सेल्स। इवन मैंने आपको बताए भी थे, कॉन्सेंट्रेशन सेल में दोनों ही हाफ सेल सेम कैटेगरी के होते हैं, और यहां पर पर्टिकुलरली हाइड्रोजन हाफ सेल इन्वॉल्व है दोनों तरफ। और हाइड्रोजन हाफ सेल अगर इन्वॉल्व है और हम चाहते हैं कि ई सेल पॉजिटिव हो, अगर हाइड्रोजन हाफ सेल और हम चाहते हैं कि ई सेल पॉजिटिव हो, तो एनोड पर H+ की कॉन्सेंट्रेशन कम होनी चाहिए। ऐसा कैसे कहा हमने, बिकॉज जब आप नस्ट इक्वेशन का एक्सप्रेशन लिखेंगे, नस्ट इक्वेशन लिखेंगे, ये एनोड पर रिएक्शन और कैथोड पर रिडक्शन, ई सेल ई नॉट सेल 0 -0.06/2 log H+ आयन एट एनोड का स्क्वायर, H+ आयन एट कैथोड का स्क्वायर। तो ये 2 वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, 2 वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी। अब आप चाहते हो कि ये सेल पॉजिटिव है तो ये वैल्यू कम होनी चाहिए इससे।
एनोड पर कम होनी चाहिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 29 में हमें दो एसिड दे रखे हैं HA और HB। इसका pKa का डेटा है 10 की pKa 3 और इसका pKa है 5। कौन ज्यादा एसिडिक है? ये ज्यादा एसिडिक है। सिंस दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम है तो इससे ज्यादा H प्लस आयन मिलेंगे, इससे ज्यादा H प्लस आयन मिलेंगे। तो इससे ज्यादा H प्लस आयन मिल रहे हैं। एनोड पर किसको रखा जाएगा? इसको या इसको? तो हमें एनोड पर H प्लस आयन कम चाहिए तो Hb को हम किस पर रखेंगे? एनोड पर। और इसको किस पर रखेंगे? कैथोड पर। अब H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला यहाँ पर वही अप्रोक्सीमेशन ही हम कर रहे हैं। तो H प्लस आयन √K इंटू C से, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन दे नहीं रखी है, देने रखी तो सेम कॉन्सेंट्रेशन मानते हुए करेंगे। √K इंटू सी पुट कर दो एनोड के लिए, कैथोड के लिए। C दोनों का सेम है, केवल Ka का डिफरेंस है, सॉल्व हो जाएगा। राइट? चाहो तो ये 2 रहने दो ताकि स्क्वायर हो जाएगा। (10⁻⁵) आ जाएगा, यहाँ पर 10⁻³ आ जाएगा, 10⁻² रह जाएगा, वो आगे आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, प्लस हो जाएगा बस 0.06। और इसके जस्ट बाद वाले क्वेश्चन में इसके जस्ट आंसर ये आ रहा है, 0.06 ही आ रहा है, सही। 30th में, अब 30th में एक एसिड और एक बेस है। आप सोचो एसिड और बेस में से किसको किधर रखेंगे? तो डेफिनेटली बेस को किस पर रखोगे? एनोड की तरफ, एसिड को कैथोड की तरफ। ये सब मैं हाइड्रोजन हाफ सेल के लिए बता रहा हूँ, ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि ये बेस क्या करेगा? H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन को कम कर। तो यहाँ पर एनिलीन है, बेस है, और एसिड HCl है, तो HCl को तो क्या रखेंगे? कैथोड पर, एनिलीन को एनोड पर। HCl की कॉन्सेंट्रेशन कितनी दे रखी है? 500 ml वाटर 50 मिलीमोल, 50/500 तो 0.1 m HCl है। ये कैथोड पर H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन होगी। यहाँ पर एनोड पर पहले OH आयन कॉन्सेंट्रेशन निकालनी पड़ेगी और OH आयन कॉन्सेंट्रेशन से H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन पता चलेगी। तो OH आयन कॉन्सेंट्रेशन Kb दे रखा है 10⁻⁹ और इसकी कॉन्सेंट्रेशन एनिलीन की पहले निकालनी पड़ेगी 0.5 मिलीमोल डिवाइड बाय 500, तो 0.5 डिवाइडेड बाय 500, 5000 तो √10⁻⁹ इंटू 10⁻³ 10⁻⁶ तो OH आयन कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी? 10⁻⁶ तो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻⁶। क्वेश्चन नंबर 34, 35, 36 बेसिकली मेटल स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट पर है। करवा चुका हूं क्लास के अंदर क्वेश्चंस में। चलिए 34 और कर लेते हैं। स्टेप 1 Ag प्लस और Ag मेटल से मतलब। स्टेप 2 Ag प्लस एनोड पर 10⁻⁻⁻10/0.2 कैथोड पर 10⁻30/10⁻³ ब्रोमाइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन। थर्ड स्टेप E = ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप रिएक्शन लिखे ही करोगे। 0.06/1 log एनोड पर कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻10 डिवाइडेड बाय 0.2
कैथोड पर कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻30 -10। माइनस में आएगा इस आंसर। क्वेश्चन नंबर 35। हमें केएसपी निकालना है और ई नोट का डेटा दे रखा है। पीबी +2 इलेक्ट्रॉन पीबी, इसका ई नोट का डेटा दे रखा है। ई नोट 1 लिख देता हूं मैं इसको। अब मैं यहां पर पहले केएसपी की रिएक्शन लिख रहा हूं। PbCl2 solid converting into Pb2 plus 2Cl minus KSP, और इन दोनों को ऐड करोगे तो PbCl2 plus 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्टिंग इनटू Pb plus twice Cl minus, इसका E02। अब मैंने जैसा आपको पहले भी बताया था, राइट नाउ इस क्वेश्चन में ये E1 नोट दे रखा है, E2 नोट दे रखा है, KSP निकालना है। बहुत बार ऐसा होगा कि E1 नोट दे रखा है, KSP दे रखा है, E2 नोट निकालना है। पहला काम इन तीनों को रिलेट करो। डेल्टा G1 डेल्टा G3 नोट इक्वल्स टू डेल्टा G2 नोट इक्वल्स टू डेल्टा G1। जो भी अननोन है वो आप फाइंड आउट कर सकते हो। हाँ, वैसे थोड़ी प्रैक्टिस करो। ये रिएक्शन अगर लिख सकते हो डायरेक्टली तो अच्छी बात, क्योंकि ये डायरेक्ट लिखने में प्रॉब्लम होती है। तो इन दोनों को ऐड करके आप ये रिएक्शन लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 35 भी यही है, 30, 35 भी, 36 भी। अच्छा, डेटा देख लेते हैं क्या क्या डेटा दे रखा हमें। तो ये रिडक्शन पोटेंशियल, तो E2 नोट का डेटा हमें दे रखा है। E2 नोट की वैल्यू कितनी दे रखी है? -0.27। ठीक है, और E1 नोट की वैल्यू चलिए आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पर आते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्वेश्चन नंबर 41 करते हैं। वन किलोग्राम MnO2 डिपॉजिट करना है। कहां से? Mn+SO4 से। MnSO4 से MnO2 +2 से +4। एन फैक्टर इसका हो गया 2। कितने इक्विवेलेंस चाहिए वो निकाल लेते हैं। तो 1000 ग्राम चाहिए MnO2। MnO2 का आई थिंक मोलिकुलर मास 55 + 32 यही होना चाहिए, 87 इंटू 2। ये इक्विवेलेंस हो गए। इतने ही इक्विवेलेंस हमें क्या चाहिए? चार्ज के लिए कहा जा रहा है कितने एम्पियर करंट? 25.5 एम्पियर करंट इंटू टी। लेकिन ये जो करंट है उसके लिए चलिए पहले 90 इससे डिवाइड कर देता हूँ। इक्विवेलेंस ऑफ चार्ज, लेकिन एफिशिएंसी 100% नहीं है। कितनी है? 85%। तो ये इस तरह से
क्वेश्चन नंबर 44, x ग्राम एल्यूमिनियम प्रोड्यूस करने की कॉस्ट जो आ रही है वो x है। बेसिकली जो कॉस्ट है वो इक्विवेलेंट सबके लिए सेम रहेगी, क्योंकि वन इक्विवेलेंट कोई भी सब्सटेंस हो उसमें जो चार्ज लगेगा वो तो उतना ही होगा। तो x ग्राम अगर एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम के इक्विवेलेंट्स कितने हो जाएंगे, मोल्स मल्टीप्लाइड बाय 3 यानी x by 9 इक्विवेलेंट्स। राइट, और x by 9 इक्विवेलेंट्स को प्रोड्यूस करने की कॉस्ट कितनी है, x। तो एक इक्विवेलेंट को प्रोड्यूस करने की कॉस्ट कितनी होगी, x अपॉन x by 9 यानी 9। एक इक्विवेलेंट को प्रोड्यूस करने की कॉस्ट। अब हमें मैग्नीशियम के कितने ग्राम प्रोड्यूस करने हैं, x ग्राम। मैग्नीशियम का इक्विवेलेंट्स इतने इक्विवेलेंट्स, एक इक्विवेलेंट को प्रोड्यूस करने की कॉस्ट इनटू 9 12.7। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49, दो सेल्स हैं जिनको हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया। एक सेल में NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है, जबकि लिखा हुआ है कि 31.75 ग्राम ऑफ कॉपर वाज डिपॉजिटेड इन द कॉपर वोल्टमीटर इन सीरीज विद द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। यानी इसी के साथ एक और सेल लगा हुआ कॉपर का, ये NaCl का, दोनों सीरीज में लगे हुए और इसका वॉल्यूम है 600 ml और यहां पर कॉपर डिपॉजिट कितना हुआ 31.75 ग्राम। हमें क्या बताना है, कैलकुलेट द परसेंटेज यील्ड ऑफ NaOH। यहां पर कहा जा रहा है कि 1N NaOH प्रोड्यूस हो गया, यानी NaOH की नॉर्मलिटी कितनी होगी 1N। तो हमें इस सेल में करंट की एफिशिएंसी बतानी है। देखिए एक तो इसी से क्लियर होता है कि एफिशिएंसी क्वेश्चन में पूछा गया है, इसका मतलब यहाँ पर कुछ 100% एफिशिएंसी हो सकता नहीं हो, ये मानते हुए हमें सॉल्व करना होगा। यहाँ पर कुछ डेटा दे रखा है तो यहाँ पर हम मानेंगे कि एफिशिएंसी कितनी है 100%। अब सीरीज में तो जितने इक्विवेलेंट यहाँ प्रोड्यूस हुए हैं उतने ही यहाँ होंगे, अगर दोनों जगह की एफिशिएंसी सेम है 100% है दोनों जगह। तो पहले तो यहाँ देखते हैं यहाँ कितने इक्विवेलेंट प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो 31.75 कॉपर का एटॉमिक मास होता है 63.5, तो ये हाफ हो गया, लेकिन कॉपर का एन फैक्टर कितना होता है 2, कॉपर +2 से 0, तो ये वैल्यू एग्जैक्टली आएगी 1। यानी 1 इक्विवेलेंट कॉपर डिपॉजिट हो रहा है, मतलब 1 इक्विवेलेंट हम चार्ज पास कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी 1 इक्विवेलेंट NaCl का जब इलेक्ट्रोलिसिस करते हो H+ आयन डिपॉजिट होता है। H+ आयन किससे आते हैं, वाटर से, तो सॉल्यूशन धीरे धीरे क्या हो जाएगा बेसिक। तो यहाँ पर 1 इक्विवेलेंट OH आयन प्रोड्यूस होनी चाहिए, आइडियली 1 इक्विवेलेंट OH आयन प्रोड्यूस होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर हम देखें क्या 1 इक्विवेलेंट OH आयन प्रोड्यूस हो गए, यस बहुतों को ऐसा लगता हो गए सर, देखो 1N NaOH है, ये 1N है नॉर्मलिटी। इक्विवेलेंट्स के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करना होगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स एक्चुअली प्रोड्यूस, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम विच इज 0.6 लीटर। तो 0.6 इक्विवेलेंट्स ही प्रोड्यूस हुए हैं, जबकि होने कितने चाहिए थे 1। अगर एफिशिएंसी 100% होती
लेकिन 1 की जगह हो कितना है 0.6, तो एफिशिएंसी कितनी आ गई 60%। एफिशिएंसी 60%। क्वेश्चन नंबर 51, बी केयरफुल लिखा हुआ है निकल के ही इलेक्ट्रोड्स है, निकल का ही सॉल्यूशन है, तो प्रोसेस कौन सा होगा, या तो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग का होगा या इलेक्ट्रोप्लेटिंग का होगा। निकल ही डिसॉल्व होगा, निकल ही जाके डिपॉजिट होगा, तो सॉल्यूशन में किसी भी आयन की कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज नहीं होगा, कोई भी चेंज नहीं होगा। जस्ट इसके ऊपर वाला क्वेश्चन देखिए, वहां निकल के इलेक्ट्रोड्स नहीं है, लिखा हुआ बिटवीन प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स, वहां निकल के नहीं प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड्स है, वहां निकल डिपॉजिट हो रहा है लिखा हुआ। और वहां पर अच्छा एक और ध्यान रखना, यहाँ पूछा गया व्हाट मास ऑफ निकल इज डिपॉजिटेड, तो यहाँ पर हमें ये नहीं कि सर आपने तो नहीं बताया कि H+ होगा या पहले, मैंने जो ऑर्डर लिखा है ऐसा मैंने नहीं कहा कि कॉपर सिल्वर यही डिपॉजिट होते हैं, इसके अलावा भी हो सकते हैं, बस वो हमें याद रखने थे। यहाँ क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि निकल कितना डिपॉजिट हुआ है ये बताना है आपको, निकल कितना डिपॉजिट हो रहा है ये बताना है, तो डायरेक्ट इक्विवेलेंट से आप कर सकते हो निकल डिपॉजिट हो रहा है, ठीक है। तो ये थी S1। चलिए S2 पर आ जाते हैं, नया कुछ भी नहीं है S2 में, बस उसी तरह के क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर मैं बात करूं S2 में, एडिसन स्टोरेज सेल, खैर हमें कोई नाम से नहीं मतलब है, बट अगर आप इस सेल में देखोगे तो कोई डबल वर्टिकल लाइन नहीं है, मतलब यहां पर एक ही कंपार्टमेंट में ही सारी रिएक्शन हो रही है, दोनों का सॉल्यूशन कॉमन है, KOH दोनों का कॉमन सॉल्यूशन है। यहां पर अगर आप नोटिस करोगे तो दोनों तरफ जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो सॉलिड इलेक्ट्रोड्स हैं, एक तरफ Fe और FeO का, जैसे मेटल स्पेरिंगली सॉल्युबल वाला केस था, यहां पर भी उसी तरह का कोई केस है, यहां पर भी वही केस हो रहा है, Fe से FeO बनेगा और एक जगह पर, और दूसरी जगह पर निकल से निकल का ऑक्साइड बनेगा। सॉल्यूशन में KOH कॉमन है, और यहां पर अगर आप नस्ट इक्वेशन लिखते हो, नस्ट इक्वेशन, तो सॉलिड्स तो वैसे ही नहीं आएंगे, OH आयन दोनों तरफ आ रहे हैं तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इस सेल का सेल पोटेंशियल जो है, क्योंकि नस्ट इक्वेशन में OH आयन अपीयर नहीं हो रहा है, तो OH आयन की कॉन्सेंट्रेशन पर भी डिपेंड नहीं करेगा। इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है, इस सेल का सेल पोटेंशियल अमाउंट के साथ वेरी ही नहीं करेगा, अमाउंट के साथ वेरी ही नहीं करेगा। डेल्टा जी फिर से निकाल सकते हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी 1 मोल ऑफ Ni2O3 के लिए, तो 1 मोल ऑफ Ni2O3 के साथ कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है, दिख रहा है 2 इलेक्ट्रॉन, तो उससे आप निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3, अब मैं बता दूं आपको इस चैप्टर में जो भी वेरिएशन होंगे वो आयनिक वाले पार्ट पर होंगे, इलेक्ट्रो पार्ट पे तो फिक्स है नेक्स्ट इक्वेशन। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कर दिया गया, कॉपर सल्फेट का KSP दे रखा है, आपको पहले कॉपर आयन की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी होगी, तो कॉपर +2 OH माइनस का स्क्वायर इक्वल्स टू 10⁻⁻90। OH आयन कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है, उसे पुट कर दो, कॉपर आयन कॉन्सेंट्रेशन निकल जाएगा। pH पता है 40, तो POH 0 यानी OH आयन कॉन्सेंट्रेशन 1, तो यही कॉपर +2 आयन की कॉन्सेंट्रेशन होगी, ये 1 दे रखी है आपको। देन 6 अभी हम कर ही चुके हैं, 6, 7 उसी तरह के क्वेश्चंस हैं जो अभी हमने किए थे। क्वेश्चन नंबर 9, अब यहाँ पर 9th में 3 रिएक्शन इन्वॉल्व है, 3 जो डेटा हमें दे रखा है, Sn से Sn+2, Sn+2 से फिर Sn+4, क्योंकि जो रिएक्शन दे रखी है उसमें 0 से 10+4 में जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि पहले हम इसका ही नोट निकालेंगे, नहीं, हम तो एक ही साथ तीनों रिएक्शंस को ऐड कर देंगे। साथ में एक और कौन सी रिएक्शन है, Cr2O7 2 - 1 Cr+3, ये ऑक्सीडेशन, ये रिडक्शन, तीनों का ई नोट दे रखा है, डेल्टा जी से इसको N1E1 से कर सकते हो, या डेल्टा जी से N1E1 + N2E2 + N3E3 = N फाइनल E फाइनल, ठीक है। O1 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 11 दोनों एक साथ करो, समझ में आ जाएगा। एक्चुअली KCl जो है क्यों सॉल्ट ब्रिज में इनके साथ यूज नहीं कर सकते, अगर
Cl आयन किसी के साथ प्रेसिपिटेट फॉर्म कर रहे हैं तो आप Cl आयन को सॉल्ट ब्रिज में यूज नहीं कर सकते हो, क्योंकि सॉल्ट ब्रिज को भी सॉल्यूशन में डिप करना पड़ता है। तो हमें पता है Cl आयन जो है AgCl का भी प्रेसिपिटेट बनता है, PbCl2 का भी और मरकरी का भी, Hg2Cl2, ये सब स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है। तो इनके साथ आप कभी भी Cl आयन को यूज, KCl को यूज नहीं कर सकते। कॉपर क्लोराइड और गोल्ड क्लोराइड AuCl3 ये प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं करते, तो इनके साथ इनको यूज कर सकते हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट ऑप्शन फालतू है वैसे तो, कि इट कंप्लीट्स द इलेक्ट्रिकल सर्किट, तो दिखने में तो ठीक है कंप्लीट कर रहा है, बट फंक्शन जो है वो मैंने आपको बता दिया, मेन फंक्शन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को ये मेंटेन करता है। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाता हूं। फिर से क्वेश्चन ये, विच इज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, कौन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है? किसी और रिड्यूसिंग एजेंट किसी और को क्या करेगा? रिड्यूस, खुद क्या होगा? ऑक्सीडाइज। तो जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, यहां पर सारे डेटा किसके दे रखे हैं? रिडक्शन पोटेंशियल के, तो सबके आगे क्या लगा दो? माइनस साइन। सबके आगे माइनस साइन लगा दिया, तो जो माइनस है वो प्लस और जो प्लस है वो माइनस। तो अब कंपेयर करिए, सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका है यहाँ पर? तो जिंक का हो जाएगा प्लस 0.762, जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा, तो जिंक सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ऐसे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पर 19 की तरह, कौन किसको रिप्लेस कर सकता है सॉल्यूशन में से? कौन किसको रिप्लेस कर सकता है? सॉल्यूशन में से रिप्लेस करना है तो इसका मतलब वो सॉल्यूशन में वो आयन की फॉर्म में है। सॉल्यूशन में से अगर आप रिप्लेस कर रहे हो, जैसे कॉपर आयन को रिप्लेस करना है सॉल्यूशन में से, तो कॉपर को +2 से 0 में ले जाना होगा, क्योंकि जैसे ही कॉपर 0 में जाएगा वो सॉल्यूशन से बाहर हो जाएगा, यानी रिडक्शन करना है। तो किसी और का क्या होना चाहिए? ऑक्सीडेशन। अब क्या जिंक जो है कॉपर को रिप्लेस कर सकता है? तो उसके लिए जिंक का ऑक्सीडेशन होगा, कॉपर का रिडक्शन। अगर ये E0 पॉजिटिव है तो ऐसा कर सकता है। यानी इसको यूं बोला जाता है जनरली, ज्यादा रिएक्टिव मेटल होना चाहिए, क्योंकि रिएक्टिव मतलब जो आयंस में जाने की टेंडेंसी शो करता है वो रिएक्टिव होता है। तो कौन ज्यादा रिएक्टिव है? जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है यहाँ पर। तो अब यहाँ पर हमें देखना होगा, जैसे कॉपर और Fe की बात हो रही, कॉपर कैन डिस्प्लेस आयरन फ्रॉम FeSO4 सॉल्यूशन। तो उसके लिए क्या जरूरी? कॉपर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आयरन के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से ज्यादा होना चाहिए। देखो ऐसा है या नहीं? कॉपर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तो माइनस में है, आयरन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस में है, तो नहीं कर सकते। उल्टा हो सकता है, आयरन किसको रिप्लेस कर सकता है? कॉपर +2 को। आयरन को सॉल्यूशन में डालोगे, अगर उसमें Fe उसके अंदर कॉपर +2 है तो आयरन Fe +2 में चला जाएगा और कॉपर +2 से 0 में आ जाएगा। तो आयरन कैन डिस्प्लेस कॉपर प्लस। स्टेटमेंट 2 सही है, बाकी के लिए भी आप इसी तरह से देख सकते हो। रिएक्शंस लिखा करो, थोड़ी कंफ्यूजिंग होती है लाइंस, कभी कभी लिख के जल्दबाजी ना करें इस तरह के क्वेश्चंस में। सीक्वेंस स्टेप बाय स्टेप एक एक स्टेटमेंट को कनेक्ट करते जाओ, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, क्या सिल्वर डिस्प्लेस कर सकता है? सिल्वर अगर डिस्प्लेस कर रहा है कॉपर को, तो कॉपर सिल्वर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कॉपर से ज्यादा होना चाहिए। यहाँ पर देखो सिल्वर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल -0.8, कॉपर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल -0.34, नहीं कर सकता क्योंकि सिल्वर का कम है, कॉपर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सिल्वर से ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 21, यहां पर 2x + y2 x2 + y-। वैसे तो मैं बता दूं कि ये जो थॉट है कि रिएक्शन लिखी हुई है तो वो हो ही रही होगी, ये कोई सही स्टेटमेंट नहीं है, ये सही स्टेटमेंट नहीं है। बट अब क्वेश्चन टू क्वेश्चन हम थोड़ा एडजस्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर स्पेशली एक रिएक्शन लिख के दे रखी, दूसरी रिएक्शन में कहा गया कि कोई रिएक्शन नहीं हो रही है, तो उससे हम ये मतलब निकाल सकते हैं कि हाँ सेकंड रिएक्शन में लिखा हुआ नो रिएक्शन, मतलब वो नहीं हो रही होगी, फर्स्ट में लिख रखी इसका मतलब वो हो रही है। अब अगर ये रिएक्शन हो रही है इसका मतलब X- ऑक्सीडाइज हो रहा है,
तो X माइनस ऑक्सीडाइज अगर हो रहा है तो X माइनस का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जो ऑक्सीडाइज हो रहा है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दूसरे के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से ज्यादा होगा, दूसरे के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से ज्यादा होगा। सिंस ये X माइनस ऑक्सीडाइज हो रहा है, माइनस से 0 ऑक्सीडाइज हो रहा है, इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये ध्यान रखना, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दूसरे के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से ज्यादा है। ऐसा नहीं इसका ऑक्सीडेशन उसके रिडक्शन से ज्यादा, नहीं, इसका ऑक्सीडेशन दूसरे के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से ज्यादा। थर्ड पर आता हूं पहले, Z माइनस ऑक्सीडाइज हो रहा है, यानी Z माइनस का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और Z ज्यादा है। Z माइनस किसको ऑक्सीडाइज कर रहा है? X। Z माइनस का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है और किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? X। तो किसके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से ज्यादा है? X के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से ज्यादा। और अब W माइनस की रिएक्शन नहीं हो रही, यानी W माइनस ऑक्सीडाइज नहीं कर पा रहा है किसको? Y को, सॉरी, W माइनस ऑक्सीडाइज नहीं हो पा रहा है, यानी W माइनस ऑक्सीडाइज नहीं हो पा रहा है तो W माइनस का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल Y माइनस से कम। अगर ये रिएक्शन हो रही होती तो ये इससे ज्यादा होता, नहीं हो रही तो ये इससे कम हो गया। क्वेश्चन नंबर 24, एफिशिएंसी ऑफ सेल, ये पहले भी कर चुके हैं क्वेश्चन, थर्मोकेमिस्ट्री की शीट में भी था। एक नॉन पीवी वर्क जो होता है वो किसके बराबर होता है? डेल्टा जी के बराबर। हीट कितनी ओल्ड हो रही? डेल्टा एच के बराबर, डेल्टा जी अपॉन डेल्टा एच इज एफिशिएंसी ऑफ ए सेल, जो कि नॉन पीवी वर्क करता है। Question number 51, and FdE upon dt equals to delta S, इसकी वैल्यू दे रखी है, n निकालना होगा, जो कि आई थिंक आप निकाल ही सकते हो। 2 इलेक्ट्रॉन, कैडमियम 0 से +2 में जा रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन, F की वैल्यू पता है, dE/dt पता है, तो यहां से क्या आ जाएगा? डेल्टा S। क्वेश्चन नंबर 52, में आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखा है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से डायरेक्ट आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल सकते हो। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 52 की बात करो, जीरो डिग्री सेल्सियस पर 0.6915 वोल्ट और 25 डिग्री सेल्सियस पर ये हुआ डाटा, इससे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ जाएगा और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ln_k2/k1 वन ड्रॉप इक्वेशन। ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन अभी जस्ट जो जेई मेंस हुआ था उस पर भी आया, आई थिंक आई एम नॉट रॉन्ग, उसमें भी इसी तरह की इंफॉर्मेशन दे रखी, समवॉट लाइक दिस। डेल्टा एच भी निकालना था, डेल्टा G1 भी निकालना था और डेल्टा G2 भी निकालना था। डेल्टा एच भी निकालना था एक ही क्वेश्चन में, डेल्टा G1 भी निकालना था और डेल्टा G2 भी निकालना था, और अच्छी खासी कैलकुलेशन उसमें थी। क्वेश्चन नंबर 58, अगर हम LiCl का इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं तो एनोड पर तो Cl आयन ऑक्सीडाइज होंगे, एनोड पर
कैथोड पर H प्लस आयन रिड्यूस होंगे, H प्लस आयन Li प्लस से H प्लस आयन, तो H प्लस आयन रिड्यूस हो रहे हैं, OH आयन सॉल्यूशन में रह जाएंगे, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, बेसिक, यानी pH बढ़ेगी। क्वेश्चन नंबर 62, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बताया था E अपॉन 96,500, तो 0.000। ठीक है, तो आई थिंक हो जाएंगे। आगे के क्वेश्चंस ऐसे नहीं है, बहुत आसानी से कर सकते हो। तो ये वाला पार्ट हमने यहाँ पर कंप्लीट किया। वापस से शीट को देखिए अच्छी तरह से। आज हम कोई थ्योरी नहीं कर रहे हैं, आपको टाइम भी मिल जाएगा। फिर से शीट को अच्छी तरह से देखिए, उसको सॉल्व करिए, ताकि शीट हमारी अच्छी तरह से सॉल्व हो जाए। फिर हम नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करेंगे कंडक्टेंस। ओके, थैंक यू।